गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम कर रहे थे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोधकों का जो सीरीज थी, जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगाए जाते हैं, रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है R1, R2, R3। इनमें किस तरह से कुल प्रतिरोध उत्पन्न होगा परिपथ में। ये परिपथ है ना, एक परिपथ बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हैं और ये मीटर लगा है जो हमें I की वैल्यू बताएगा। ठीक है, हमने कल ये पढ़ा था कि जब श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा इनको, रेजिस्टेंस को, एक R1, R2, R3, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं श्रेणी क्रम में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। R1 के साथ जुड़ा है R2 और R2 से जुड़ा है R3 और इस तरह से X से जुड़ा है R1, Y से जुड़ा था R3। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब इनको लगाया गया तो हमने क्या पाया कि इस पूरे परिपथ में जो कुल रेजिस्टेंस आई वो कितनी आई थी। इन तीनों का, ये जो R1, R2, R3, ये जो 3 रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाए हैं, इन तीनों का योग था। कुल रेजिस्टेंस कितनी, इन तीनों रेजिस्टेंस का योग R1, R2, R3, जो कुल इनका जोड़ है वही इस पूरे परिपथ की रेजिस्टेंस निकलेगी। ठीक है, हमने देखा था कि I की वैल्यू जब हम रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो I की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम रहती है, ये नहीं बदल रही है, ये सेम है। लेकिन वोल्टेज जो है R1 के लिए कुछ और थी, जिसको हमने V1 बोला था, और R2 के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज थी वो अलग थी, उसको V2 बोल दिया था, और R3 के लिए भी वोल्टेज अलग आई थी, उसको हमने V3 बोल दिया था। और ये भी पाया कि X और Y के बीच में जो कुल रेजिस्टेंस इस परिपथ में थी वो भी कितनी थी, इन तीनों का योग के बराबर थी। यानी V टोटल जो थी वो किसके बराबर थी, यहाँ पर जो वोल्टेज आई, यहाँ पर जो आई और यहाँ पर जो वोल्टेज आई, इन तीनों का योग, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा। अब हम चलते हैं कि अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को कैसे लगाया है, X और Y के बीच में। X और Y के बीच में ही R1 को भी जोड़ा गया है, X और Y के बीच में ही R2 को भी जोड़ा गया है, और X और Y के बीच में ही R3 को भी जोड़ा गया है। तो तीनों रेजिस्टेंस X Y के बीच में पैरेलल लगे हैं एक दूसरे के। तो क्या इस केस में भी रेजिस्टेंस वैसे ही निकलेगा, क्या कुल रेजिस्टेंस पूरे परिपथ में R जो है वो इन तीनों का योग आएगा या कुछ और आएगा, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर यह जो हम देखेंगे कि इस केस में जो वोल्टेज है ये सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसी भी पॉइंट पर आप वोल्टेज को माप लो, चाहे वो R1 के 2 पॉइंट के बीच में आप वोल्टेज रखो, चाहे R2 के, चाहे R3 के। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं, जो I की वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज करती है। R1 के लिए I की वैल्यू I1 हो जाएगी, R2 के लिए यहाँ एमीटर हमने लगाया है, यहाँ भी एमीटर लगाया है और यहाँ भी एमीटर लगाया है, और तीनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि R1 रेजिस्टेंस में I1 वैल्यू है, R2 रेजिस्टेंस में यहाँ I2 वैल्यू है, और R3 में जो एमीटर लगाया है वो I3 वैल्यू है। यानी तीनों डिफरेंट है। जब R1, R2, R3 डिफरेंट है तो ये तीनों भी डिफरेंट है। और परिपथ का जो कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं, परिपथ में जो I की वैल्यू है वो इन तीनों का सम आ रही है, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब R की वैल्यू जानने का प्रयास करते हैं। चलिए वही फार्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, लेकिन V हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पर I की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो I कितना होगा, V अपॉन R दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ बटा के नीचे यानी भाग हो जाएगा। तो I की वैल्यू आती है V अपॉन R। अब I की वैल्यू हमने बोली कितनी है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जब परिपथ में रेजिस्टेंस को पार्श्व क्रम में लगाया है तो I की वैल्यू ऐसे आई है, V कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम I की जगह I की वैल्यू लिखते हैं, ये है सॉरी V अपॉन R। V कांस्टेंट है हर जगह पे, और टोटल रेजिस्टेंस R आएगी।
तो V1 I1 कहाँ आया है, जहां वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R1 था, वहां पे करंट आया था I1, जहां रेजिस्टेंस कौन सा लगा था, R1। तो इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1। यहाँ मैंने V1 नहीं लिखा क्योंकि V1 और V ये सब सेम है, ये चेंज नहीं हुआ है, वोल्टेज हर जगह सेम है, तो V1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब I2 कहाँ है, जहां पर रेजिस्टेंस कौन सी थी, R2, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, प्लस V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। ठीक है, ये I3 कहाँ था, जहां R3 था। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व कैसे करेंगे, V को कॉमन ले लेंगे यहाँ राइट हैंड साइड में, तो V अपॉन R इज इक्वल टू, V सब में कॉमन है, V मैंने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचा है, 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3, इनका सबका V मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, इसलिए अब इस V को यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जब ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इस V को, राइट हैंड साइड के V को, तो यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा ये, यानी V से V कट जाएगा, यहीं पे हम काट देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्या बच जाता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है, यहाँ पर R इज इक्वल टू R1 R2 R3 का सम नहीं है, बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो सम है सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का। ठीक है, व्युत्क्रम का। तो कुल रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम होता है वो बटा में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगी वैल्यू। R क्या है, इसका उल्टा क्या होगा, R था R/1, तो ये हो जाएगा 1/R, ये व्युत्क्रम है, ये मैथ में सीखा होगा आपने। तो कुल रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम है वो सभी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम का योग होता है। तो इसमें क्या फर्क होता है, ये हम देखेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसमें जो पीछे हमने श्रेणी क्रम में किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने श्रेणी क्रम में निकाला था, और ये जो है ये पार्श्व क्रम में जब रेजिस्टेंस लगाए गए हैं तब ये रेजिस्टेंस टोटल ऐसे आता है। दोनों में क्या फर्क है उसको जानने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम समझ लेते हैं। मान लो जो रेजिस्टेंस लगे थे ऐसे श्रेणी क्रम में एक दूसरे के, R1 R2 R3, उनकी वैल्यू हम मान लेते हैं। देखिए R1 हम मान लेते हैं 2 ओम है, R2 हम मान लेते हैं 3 ओम है, और R3 मान लेते हैं ये है 1 ओम। तो जब हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो सम आ जाएगा 3 2 5 1 6, तो कुल R कितना हो जाएगा 6 ओम। लेकिन जब इनको पार्श्व क्रम में लगाया गया है, पैरेलल लगाएंगे एक दूसरे के, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे हमने पैरेलल लगाए हैं एक दूसरे के, तो तब इसकी वैल्यू देखो क्या आती है, ये R1 R2 R3। तो इस केस में कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है, 1/R1 कितना है 2 ओम, 1/2 प्लस R2 कितना है 3, और R3 कितना है ये। तो देखो कुल R कैसे आएगा, इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा हरों का, ये आपको मैथ में आता होगा, और ऊपर आएगा 3 + 2 + 1 6, 11/6। तो 1/R हो जाता है हमारे पास 11/6। हमने R की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये आ जाएगा हमारे पास 11R बराबर है 6, और R को इस तरफ ही रखेंगे, 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन गया 6/11। तो 11 से भाग करेंगे 0.55 ओम। तो कुल रेजिस्टेंस कितनी आई 0.55 ओम। तो देखिए यही तीन रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस जब तो श्रेणी क्रम में लगाए गए थे यहाँ, तो कुल रेजिस्टेंस परिपथ की आई थी 6 ओम, लेकिन जब इनको हमने पैरेलल लगाया तो कुल रेजिस्टेंस आ रही है 0.55 ओम, यानी ये कम हो गई है। और किससे कम हो गई है, जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस थी R3 1 ओम वाली, उससे भी कम हो गई है कुल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी पार्श्व क्रम में रेजिस्टेंस लगाई जाएगी तो परिपथ की जो कुल रेजिस्टेंस होगी
वो इन तीनों में से, इन तीनों या चार जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनमें जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी उस छोटी रेजिस्टेंस से भी कम कुल रेजिस्टेंस बनेगी हमारे परिपथ की। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में जो भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सॉल्व करो। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, उनको हम सॉल्व दोबारा करेंगे। ठीक है।